Good morning and hello everybody. Welcome in Kido's IS platform. Myself Dr. ओमकार नाथ और करंट अफेयर्स के आज के इस टॉपिक में हमारे डिस्कशन का विषय है माइनॉरिटीज़। अल्पसंख्यकों को लेकर के आज बातें हो रही हैं कि उनका दर्जा क्या होना चाहिए, क्या भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा पाए जो भी समूह हैं उनके स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर अल्पसंख्यकों के निर्धारण की क्या पद्धति संविधान में है अथवा नहीं है, पूरी दुनिया में किस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू हैं और इससे रिलेटेड अन्य कई और बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है कि अल्पसंख्यकों के निर्धारण की पद्धति को बदला जाए या परिभाषित किया जाए। यही नहीं, भारत के 8 राज्यों में हिंदू समाज के लोग खुद अल्पसंख्यक के दर्जे में हैं। इस पूरी परिस्थिति में माइनॉरिटीज़ को लेकर के किस प्रकार का सिस्टम हमारे देश में है, किस प्रकार का डिबेट आज हमारे देश में चल रहा है और इस पूरे प्रकरण में कैसे सवाल हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। बात करें तो अल्पसंख्यक जो सोसाइटी है वर्ग पर विवाद, मतलब क्या डिस्प्यूट है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, माफ़ करिए, क्या डिस्प्यूट है, क्या हो रहा है और आफ्टर ऑल क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर हमारा आज का यह क्लास डिपेंड है। सबसे बड़ी बात, पहले पढ़ना क्या है हम उसके बारे में जानते हैं। संविधान में प्रावधान, फिर विकास हेतु उठाए गए कदम या प्रयास, जिसके ऊपर विवाद चल रहा है। इसमें 1947 से 2022 तक की घटनाएं शामिल हैं। विवाद क्या, क्यों और इनके औचित्य, और जो सबसे बड़ी बात है वो है हम माफ़ करें, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक बार फिर से करते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग पर विवाद GS2 से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान में प्रावधान क्या है। विवाद के कारण 1947 से 2022 तक, फिर हम करेंगे इन घटनाओं का विश्लेषण और फिर इसके ऊपर हम पहुंचेंगे क्या समाधान हो सकता है। ये 4 हिस्सों में क्लासिफिकेशन है। बोले तो ये हिस्सा पीटी का है। इस हिस्से पर जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो प्री लेवल पर आते हैं। ये जो हिस्सा है
वो मेंस का भी है और इंटरव्यू का भी है। ये हिस्सा ऐसे का भी है, मेंस का भी है और इंटरव्यू का है। इस हिस्से में भी ये तीन चीजें शामिल हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका अंतर आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनकी उपयोगिता या उनकी प्रासंगिकता या उनका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके इन्हीं चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या, तो माइनॉरिटीज प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रावधान, माइनॉरिटीज के लिए क्या प्रोविजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे या बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो कोई परिभाषा वर्णित नहीं है। There is no any particular definition mentioned in our constitution for minorities. कोई परिभाषा वर्णित नहीं है। और सबसे पहली बात है कि जब संविधान बन रहा था तो इनके कल्याण के लिए जो भी बातें हुई उसके ऊपर लंबी बहस हुई और इन बहस के बाद कुछ चीज़ें शामिल की गई कि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण की बातें या प्रावधान वर्णित है। ट्वेंटी 29 और 30 में उनकी चर्चा की गई है। क्या किया गया है बोले तो ये फंडामेंटल राइट में मेंशन है या मूल अधिकार में। बात करें तो आगे जाएं तो ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा, लिपि, संस्कृति, शिक्षण, संस्थाओं के संरक्षण का अधिकार देता है। कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर, अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको यह राइट देता है। इसी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया या सिख समाज के लोग या जैन समाज के लोग या बौद्ध समाज के लोग अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। बट डिबेट क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि विवाद क्या वह
कहाँ है? सबसे पहली बात, पहला, संविधान पंथ निरपेक्ष है। सभी धर्म, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय एक समान है। फिर अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का विभाजन क्यों किया गया, जबकि यह प्रावधान कहीं भी संविधान में नहीं है। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट यही आता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म के फेवर में है, पंथ निरपेक्ष है। तो फिर माइनॉरिटीज का और मेजॉरिटी का ये एक मॉडर्न डिवीजन क्यों किया गया है? ये माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे की बात करें, दूसरा, देश के प्रचलित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय प्रतीक झंडे जैसे प्रावधान लंबे समय से लागू नहीं है। बात आई कि ऐसा क्यों है, किस तरह है और क्या है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस भी माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करती है तो उसके ऊपर नेशनल फ्लैग को फहराना कंपलसरी है, लेकिन इसके पहले ऐसा होता नहीं था। तीसरा, देश में प्रचलित अल्पसंख्यक वर्गों के पहचान का पैमाना सही नहीं है या दोषपूर्ण है। कहा जा रहा है माइनॉरिटीज क्लास के आइडेंटिफिकेशन का कोई मेथड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसमें समस्या है या उसमें किस तरह की कई सारी बातें हैं। ठीक है, वर्तमान में देश के 9 राज्यों में
हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इनके संदर्भ में विवाद जारी है। अब ये कहा जाए कि अगर जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर इनका अगर आकलन किया जाए तो भारत के 9 ऐसे राज्य जिनके बारे में आपने व्यापक रूप से चर्चा सुनी होगी, वहाँ पर हिंदू पुकारे गए समाज के लोग खुद ही माइनॉरिटीज़ में हैं। आज धार्मिक, भाषाई आधार पर बने 640 जिलों में से 110 जिलों में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक स्थिति में है। ये पॉइंट्स नोट करने योग्य है कि देश के 640 जिले में 110 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू सोसाइटी के लोग माइनॉरिटीज़ में माने जाने जा रहे हैं। दूसरी जो एक अन्य और बात है जो उभर के आई है, वो ये है अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षण, सेवार्थ संस्थान चलाने की अधिकार है, वहीं बहुसंख्यक वर्ग को अपने मंदिरों के अंदर दान पुण्य राशि पर भी अधिकार नहीं है। सरकार इन्हें कब्जे में ले लेती है। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो हमारे सामने उभर करके आ रहा है या इस पे चर्चा हो रही है। देश की न्यायपालिका में एक आम नागरिक स्वयं को अल्पसंख्यक के रूप में प्रस्तुत कर
अधिकारों के संरक्षण की मांग कर सकता है, वहीं बहुसंख्यक को यह अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिवीजन है जो सामने आया है कि इस देश की जुडिशरी जो सबके लिए एक समान न्याय की व्यवस्था की बात करती है, वो खुद अपने देश के नागरिकों से दोहरा व्यवहार करती है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, उसके पहले अगर आप माइनॉरिटीज़ में हैं तो आपके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी ले सकता है, लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज़ में ना होकर के मेजॉरिटी हैं या हिंदू हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये एक प्रोविजन है। माफ़ करें, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया कि अगर आप इस देश के न्यायपालिका में जा सकते हैं, अपने प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आपकी बात बहुसंख्यक होने के नाते नहीं सुनी जा सकती है, सामान्य तौर पे सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो मैं माइनॉरिटी से हूं और मेरा ये मामला सुना जाए तो उस बेस पर न्यायपालिका इस मामले की सुनवाई पहले कर सकती है। अर्थात एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, अर्थात एक मुस्लिम समाज के लोग और एक हिंदू समाज के लोग न्यायपालिका के सामने खड़े हैं तो न्यायपालिका हिंदू समाज की बातों को न सुनकर मुस्लिम समाज के व्यक्ति के बातों को सुन के उनको प्राथमिकता देगी। तो ये आपके जुडिशरी, देश की जुडिशरी यह ड्यूल बिहेवियर करती है या ड्यूल बिहेवियर कर रही है, ऐसे बातें हमारे सामने आ रही हैं। अगला पॉइंट देखिए, देश के सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक कार्यों की एक बड़ी राशि अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण पर खर्च की जाती है, वहीं सिर्फ बहुसंख्यक होने से वंचित समाज के लोग इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस देश में जो भी गरीब है, मजलूम है, शोषित है, विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनके विकास की पॉलिसी भी की जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए अलग से प्रोविज़न है और जो अन्य समूह जैसे हिंदू समाज के लोग गरीब हैं, शोषित हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनके कल्याण हेतु उतनी तत्परता नहीं दिखाई जाती। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है या ऐसा विवाद दे करके सामने आ रहा है। 9वां, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी
विशेष संस्कृति के संरक्षण के नाम पर अलग बैंक, अलग फूड, अलग अदालतें, अलग ड्रेस कोड, अलग प्रार्थना का अधिकार, अलग छुट्टी की मांग, करके देश में अलगाववाद की भावना को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहा है। कहना है कि भाई माइनॉरिटीज़ की एक अलग कल्चर है, अलग फूड बैंक होना चाहिए, इस्लामिक बैंक, हलाला फूड, शरिया अदालतें, चाहे वो नमाज पढ़ने ड्रेस कोड हो, बुर्का हो या स्कार्फ हो, नमाज पढ़ने का अधिकार, शुक्रवार को छुट्टी करने की बात। कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रकार की गतिविधियां समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं या उनको मोटिवेट किया जा रहा है। कुछ अलग पॉइंट पर जाए, 10वें नंबर पॉइंट पर यूएन के अनुसार किसी देश में किसी वर्ग धर्म की आबादी अगर 5% से कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनके कल्याण हेतु या संरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन की बातें हैं या यूनाइटेड नेशन की एक तरीके से इंडिकेटर है कि अगर 5% से संख्या कम हो तो उनके प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। मुद्दा ये है कि कहीं कहीं जैसे पंजाब, यहाँ पर लगभग 80% के ऊपर सिख हैं, फिर भी वो माइनॉरिटीज़ में है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2% से भी कम हिंदू हैं या 98% से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो फिर भी ये माइनॉरिटीज़ में है। ठीक उसी तरह अन्य और कई डिवीज़न हैं जिसके इंडिकेटर पर पर्याप्त डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? ठीक उसी तरह गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली संस्था, फॉर एग्जांपल एक साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना और एक ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ठीक उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण का पैमाना लागू नहीं होता, यहाँ लागू होता है। यहाँ पर धार्मिक किताब पढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ नहीं पढ़ाए जा सकते, और भी कई तरह की बातें। अब एएमयू जैसी संस्थाएं माइनॉरिटीज़ में हैं या नहीं हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो माइनॉरिटीज़ में है या नहीं है। ठीक उसी तरह एक विवाद जामिया
मिलिया इस्लामिया पर भी चल रहा है। ठीक उसी तरह कई अन्य और विवाद हैं जो देश में चल रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर पर्याप्त रूप से विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या होनी चाहिए या फिर स्थिति क्या हो रही है। तो फिर बात करते हैं क्या विश्लेषण क्या हो सकता है विश्लेषण में। ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके चलते अल्पसंख्यक वर्गों पर विवाद गतिमान है। अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। विवादों से समाज में विभाजन और गहराई से बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य और बातें आप कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या होना चाहिए या समाधान या क्या होना चाहिए। एक और बात है सुझाव, मतलब एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए देश के जिम्मेदार नागरिक या देश के एक प्रबुद्ध इंसान होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की परिभाषा निर्धारण सही तरीके से हो। पहला सुझाव तो ये है। दूसरा, वैश्विक मानदंडों का पालन किया जाए। तीसरा, भेद भाव वाली व्यवस्था को समाप्त कर एक समान व्यवस्था लागू किया जाए। फिर उसके बाद समाज के वंचित पिछड़े वर्गों के कल्याण की एक समान व्यवस्था लागू हो, जिससे
भेदभाव समाप्त हो सके। ये कुछ सुझाव हैं जो आपको लिखने चाहिए या बोलने चाहिए, लेकिन इसमें भी पर्याप्त रूप से समस्या है। समस्या इस संदर्भ में कि अगर 5% का कोटा आप लागू करेंगे तो सिख समाज के लोग प्लस मुस्लिम समाज के लोग माइनॉरिटी से बाहर आ जाएंगे, तो डिबेट होगा। वैश्विक मानदंड यूएन का मामला है 5% के नीचे या ऊपर। अब मुस्लिम समाज के लोग या पारसी समाज के लोग या जैन समाज के लोग या बौद्ध समाज के लोग या सिख समाज के लोग, उनका अलग अलग तर्क है, जो इसको मानना चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। उसमें भी पर्याप्त भिन्नताएं हैं। अगर ये इंप्लीमेंट किया जाता है तो डिबेट होगा। इस देश की अदालतों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर जो भेदभाव है, अगर इनको समाप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लोग कहेंगे कि यह हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, या हमारे हितों पे आक्रमण है। ये जो वंचित, पिछड़े और वर्ग हैं, इनकी भी परिभाषा तय नहीं है। इसमें भी अगर इनके कल्याण के लिए बातें की जाती हैं और एक समान व्यवस्था लागू की जाती है तो अलग अलग समाज के लोग हल्ला मचाने लगेंगे कि हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े हैं और हमें किया जाए। कुल मिला के ये मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। लेकिन अगर इस प्रश्न को लिखना है तो उत्तर में क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐसे लिखिए, आवश्यकता इस बात की है कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक वर्गों से जुड़े सभी विवादित विषयों पर एक स्वस्थ बहस हो, विचार हो और सम्मानजनक निष्कर्ष निकालकर समाधान किया जाए। अब देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन है जो संभव है ही नहीं, लेकिन कई बार हमें जब परीक्षा में सफलता पानी होती है तो कुछ विवादित चीज़ों का ऐसा ही उल्लेख कर या विवादित चीज़ों के ऊपर ऐसा ही नज़रिया विकसित कर उत्तर लिखा जाता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस प्रकार का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान कभी बैठकर कश्मीर मसले का समाधान कर ही नहीं सकते हैं। अगर होना होता तो बहुत पहले होता, जैसे रूस और यूक्रेन का मामला है। लेकिन जब भी आप स्टेटमेंट दें, इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में लिखें, तो इसी प्रकार के डिप्लोमेटिक भाषा का प्रयोग करें ताकि नंबर न कटे या विवाद की कहीं कोई गुंजाइश न रहे। अभी जो हमने आपको बताया, इसके पहले वाली बातें, ये सारी सच बातें हैं, लेकिन अगर इनको आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप न इनको लिखेंगे न आप इनको बोलेंगे। हाँ, जो लोग अखबारों में लिखते हैं, भाषण देते हैं, वो जरूर इनका पालन करें, लेकिन आप समाधान क्या होना चाहिए, सुझाव में 98% स्टूडेंट्स यही बातें लिखते हैं जो कि नहीं लिखना है। आपको लिखना क्या है, तो ये माफ करें, कहाँ गया, ये बातें लिखनी है।
कि ऐसे कई प्रोविजन है जिनके चलते डिस्प्यूट है, ठीक है, और अरे सॉरी, ये उत्तर में कंक्लूजन आपका यही होना चाहिए कि जो भी डिबेट है, डिस्प्यूट है, उनके ऊपर एक कंक्लूजन निकाला जाए। आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो कई बार किसी समस्या को टाल देना ही समस्या का सबसे बड़ा हल होता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि अगर आप उनका कंक्लूजन खोजेंगे तो कई नई सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो इस समस्या को थोड़ा सा और खसका देना, टाल देना ही अभी फिलहाल उचित दिख रहा है, बाद में देखा जाएगा क्या हुआ। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर विचार करना चाहिए। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने बातचीत की कि माइनॉरिटीज से जुड़े हुए जो भी प्रोविजन हैं, एक बार हम लोग उनके बारे में फिर से बात करते हैं। क्या है, कैसे है, किस तरह है और किस प्रकार का एक व्यू डेवलप करना है हम लोगों को। यहाँ पर चीज़ों को रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपका सिलेबस है, पीटी में ये होगा, मेंस में ये, ऐसे मेंस और इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें। आगे बात करें तो सबसे पहले ये कंटेंट आपको याद रखना होगा। कैसे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है और इनकी बातें कहाँ मेंशन की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार के प्रोटेक्शन की राइट देता है। आगे बात करें तो डिस्प्यूट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है और सिस्टम रिलीजन संप्रदाय के नाम पर ड्यूल बिहेवियर करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। खासकर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर डिबेट, फिर उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर डिस्प्यूट। एट प्रेजेंट 9 स्टेट में हिंदू सोसाइटी के लोग माइनॉरिटीज में हैं, उस पर डिस्प्यूट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनॉरिटीज का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। फिर उसके बाद से बात करें तो माइनॉरिटीज के नाम पर जितने भी वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो या सेवा करने वाले संस्थान हो, वो कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर जो दान दक्षिणा होता है वो सरकार कब्जा लेती है। फिर जुडिशियल लेवल पर भी ड्यूल बिहेवियर है, जो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी में भेदभाव करता है। डेवलपमेंट का एक बड़ा फंड माइनॉरिटीज के नाम पर चला जाता है, वहीं जो अन्य और पिछड़े लोग हैं वो इससे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। फिर एक अलग सेपरेट सिस्टम की मांग हर जगह चलती है, तो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की भावना देश में आगे बढ़ रही है। फिर आगे अगर बात करें तो यूएन का आइडेंटिफिकेशन है, बीएचयू और एएमयू और जामिया मिलिया का डिस्प्यूट मैंने आपको बताया। और क्या हो रहा है, तो इनके चलते देश में सोसाइटी में डिवीजन और ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉलिटिकल इशू बन रहा है। कंक्लूजन हमने जरूर ये बताया, तो ध्यान रखिएगा ये कंक्लूजन ना आपको कहीं बोलना है ना आपके कहीं लिखना है। अब ये चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको लिखना क्या है वो मैंने आपको यहाँ बताया कि लास्ट में कि चीज़ें क्या लिखनी है। तो ये आपको लिखनी है कि आवश्यकता इस बात की है जो कि इनके ऊपर एक विचार बनाया जाए, विमर्श किया जाए और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, लेकिन कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और डिस्प्यूटेड टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, हर स्टेज पर मैंने इन चीज़ों को समझाया। तो आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास में हम आगे फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर जो कि चर्चा में है उसके ऊपर पीटी, मेंस, एसे और इंटरव्यू लेवल पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।